देखिए, वो इमरान खान साहब को जब मैं मिला हूँ तो उनको तो पता ही नहीं होता कि कौन आ रहा है कि कौन नहीं आ रहा है। क्या ये एक दिन का एहतजाज होगा, उसके बाद लोग अपने घरों को चले जाएंगे, नेक्स्ट डे दोबारा होगा, क्या प्रोसेस क्या है? उनको बेंच में नहीं बैठना चाहिए। खान साहब के सरप्राइज का भी जिक्र हो रहा है। एक क्या तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है? आप लोग वफाक में, पंजाब में और केपी में हुकूमत बनाएंगे? उस वक्त जो फैसला है वो ये है कि इन हालात में हम ना सेंटर में हुकूमत बनाएंगे ना पंजाब में हुकूमत। असद कैसर साहब मिल रहे हैं, तो क्या ये इनफरादी हैसियत में मिल रहे हैं या इमरान खान साहब की हदायत पे मिल रहे हैं? केपी में हम पीटीआई का इंटरेस्ट जो है उसको प्रमोट करेंगे, हम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीटीआई में अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें रॉन्ग नंबर भी कहा जाता है। दिलों के हाल मैं नहीं जानता, वो सिर्फ खुदा की जात जानता। जो इजलास होते हैं कोर कमेटी के, उसमें एक आर्मी के ऑफिसर भी होते हैं। कोई से तो कल मुझे भी मेरी बात हुई है, तो वो मुझे मेरे इल्म में था ये, तो मैंने उन्हें कहा यार ये क्या है। आई वुड नॉट मुझे लाइक। भी बड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने हाँ सोचा जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आई वुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ आपको पता है इस वक्त रऊफ हसन साहब मौजूद। आज का दिन बड़ा अहम दिन, बल्कि ये हफ्ता जो है ये बड़ा अहम हफ्ता, और इसमें आपको इक़्तिदार बनता टूटता, इत्तेहाद बनते हुए टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जो है हुकूमत में कौन होगा, अपोजिशन में कौन होगा। नंबर्स गेम जो है वो जारी है, और तहरीक इंसाफ ताकत का जो मुजाहरा इस वक्त हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। सड़कें इस वक्त, पूरे रोड्स ब्लॉक हैं, ताजर शटर डाउन हड़ताल है। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो एक आवाज दे रहा है कि हमें इस धांधली ज़दा इलेक्शन में साफ शफाफ इलेक्शन के नताइज चाहिए। इस वक्त अल्लाह ने आज तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तक़वियत भी बख्शी। कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरह एतराफ़ी बयान जारी किया, ये एक बहुत बड़ा मामला। इसने पूरे इलेक्शन पे एक सवालिया निशान भी लगा दिया, और 13 नशिस्तें सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन की जो सामने आई, ये पूरे पाकिस्तान का एक सैंपल नतीजा है। इसके साथ साथ अदालतों में भी अब जंग जाने वाली है। काजी साहब ने ऑर्डर दे दिया, काजी फायज साहब ने, मंडे से वो केस भी शुरू होने लगा 3 रुकनी बेंच बना के। अब मामला ये है कि काजी साहब का नाम भी इसमें आ रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का नाम भी आ रहा है, और पंजाब की हुकूमतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें हैं इस वक्त, और कराची का मामला है, और साथ साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, क्रैकडाउन भी हो रहे हैं, और बीच में कुछ मसालियत की भी शायद कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। कोई दरमियानी रास्ता फतेह मक्का की बात भी हो रही है, खान साहब से मुलाकातें भी रहनुमाओं की हो रही, पार्लिमानी इजलास भी हो रहे हैं, और एहतजाज भी जारी है। सारे मामलात, इतनी ज़्यादा इस वक्त हलचल मची हुई है। रऊफ साहब, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम दिया। मैं आपका थैंक यू ज़्यादा सर। वक्त नहीं लूंगा, डायरेक्ट सर थैंक क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। सबसे थैंक यू पहले तो थैंक सर ये जो आज कमिश्नर रावलपिंडी का मामला, इतना बड़ा मामला आया आपके सामने आया, इस पे तहरीक इंसाफ की क्या टेक है? डेविस्टेटिंग। देखिए, सारा जो इन्होंने एडिफिस खड़ा किया हुआ था कि इलेक्शंस का, वो तबाह बर्बाद होकर रह गया, वो गिर गया। वो सारी इमारत जो है वो जमीन बोस हो गई है। हम्म। इतना बड़ा कन्फेशन है। उसने कहा है कि मैं की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं मुजरिम हूं कौम का, और मुझे कौम के सामने जाके बताना चाहिए कि मैंने क्या किया है। आई थिंक तमाम टोटली क्रम्बल कर गया है। कल हमने, आपको शायद इल्म हो कि हमने एक बहुत जी बड़ी प्रेजेंटेशन की थी। जी जी। उस प्रेजेंटेशन में हमने सबूत फ्राहम किए थे इनको, फॉर्म्स 45 और फॉर्म 47 की रेफरेंस से, कि किस तरीके से, कितने भौंडे तरीके से इन लोगों ने इलेक्शंस को चोरी किया है, और कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसीज में इन्होंने किया है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, हमारी 86 कंस्टिट्यूंसी जो है उसमें इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, रात के अंधेरे में डाका डाला है, शब-खून मारा है। तो अब ये कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट के बाद तो मेरा ख्याल कोई वजह नहीं रहती कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी लॉन्च ना की जाए इस सारे प्रोसेस के ऊपर, किस तरीके से, किन लोगों के कहने के ऊपर ये सब जो है ये काम किया गया, और जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें खासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बल्कि आप हम्म। अपने इब्तदाइये में क्या है, इसने चीफ जस्टिस का नाम भी आया है, उसका नाम भी लिया गया है। तो ये जी तमाम चीजें जो हैं ये सामने आनी चाहिए, खुलनी चाहिए। मुल्क, देखिए, मुल्क मुकद्दम है, मुल्क से आगे कोई चीज नहीं है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें मुल्क डैमेज हो रहा है, मुल्क कमजोर हो रहा है, मुल्क के ऊपर जख्म लग रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि सारा जो प्रोसेस है मुल्क को कंट्रोल करने का, आवाम को कंट्रोल करने का, जमहूरियत के नाम के ऊपर, ये खत्म होना चाहिए। एक तमाशा है, एक भौंडा तमाशा है। और मुल्क में अगर आपने जमहूरियत लानी है तो फिर जमहूरियत, जेन्युइन जमहूरियत आने दीजिए। इलेक्शंस बिल्कुल। करवाइए, और वो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, इंक्लूसिव इलेक्शंस हो, और उसके नताइज को तस्लीम करें, और उसके बिल्कुल। मुताबिक मुल्क को आगे चलने दें। ये एक रास्ता मुल्क के लिए कि वो इस गंभीर जो इस वक्त तक क्राइसिस है जिसमें ये घिरा हुआ है, ये जमहूरियत ही वो एक रास्ता है जो कि इसको इससे बाहर ला सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, काज़ी फ़ायज़ साहब ने तो इसका रिस्पॉन्स दिया है, उन पे इल्ज़ामात लगे। उन्होंने कहा कि मंडे को अब वो 3 रुकनी बेंच बनाने जा रहे हैं, और उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात जो है उसके सबूत माँगे हैं। तो आपने तो फॉर्म 45, फॉर्म 47 का कंपैरिज़न
बड़ा बेहतरीन अंदाज में पेश किया, लेकिन आपको लगता है काजी साहब ये सबूत तस्लीम करेंगे? देखिए, अगर 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 इल्जामात की डायरेक्शन उनकी तरफ है तो शायद वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें कि इससे बच सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि इल्जाम उन पर लगा है तो उनको बेंच में नहीं बैठना चाहिए। वो बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट करे उसका उनको हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इल्जामात की जो बौछार है वो उनके ऊपर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। सो एक ऐसा बेंच तश्कील दें जो कि इसका एक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन कर सके, इस केस को सुने और हकायक की बुनियाद के ऊपर एक इंसाफ पर मबनी फैसला करे, तो वही कबूल होगा। अगर चीफ जस्टिस साहब खुद उस बेंच में बैठेंगे तो वो पार्टिजान हो जाएगा, तो वो बेंच जो है वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी एहतजाज तो सर आपका जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज, इस्लामाबाद में जिस तरह खौफ के बुत टूटे इतनी बड़ी तादाद में, फिर पेशावर आप देख लें, बलूचिस्तान देख लें, सिंध में कल देखा हमने, अवाम तो आपके साथ है, 2/3 मेजॉरिटी तो वाकई पाकिस्तान आपके साथ है। अब इस एहतजाज का क्या लाएअमल क्या है? क्या ये एक दिन का एहतजाज होगा, उसके बाद लोग अपने घरों को चले जाएंगे, नेक्स्ट डे दोबारा होगा, क्या प्रोसेस क्या है अब आपका? ये एहतजाज खान साहब ने कॉल दी थी सिर्फ सैटरडे को, एक पुरअमन एहतजाज की थी, आज हजार लोग थे, उसके बावजूद आप देखिए कि एक गमला नहीं टूटा, कोई चीज नहीं डिसरप्ट हुई, सब कुछ नहीं हुआ। तो ये है पीटीआई का किरदार, ये है पीटीआई का किरदार 9 मई नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो ये एहतजाज अब कम से कम इनको ये पता चल जाना चाहिए कि पूरा मुल्क, जैसा कि आपने बयान किया, वो पीटीआई के साथ है। और ये जो कमिश्नर साहब के बयान के बाद भी आपको पता चल गया कि प्रैक्टिकली हमें 200 के करीब सीटें मिलनी चाहिए थी। 200 का मतलब यह है कि जी आपकी 3/4, 4/5 जो पब्लिक है, वोटिंग पब्लिक है, वो आपके साथ है। तो ये एहतजाज है, एक हमारे पास एक सियासी जो ऑप्शन है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, इन सबको जैसा कि हमने कहा था हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिर्फ ये बात उजागर करना जो है वो मकसूद था कि अवाम इस मुल्क के जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, वो पीएमएलएन के साथ नहीं है। और इन लोगों की, इन चोरों और डाकुओं की जो हुकूमत बनेगी उसका कोई ना मैंडेट होगा, ना उसकी कोई मॉरल स्टैंडिंग होगी, और ना ही इसमें इतनी ताकत होगी कि वो मुल्क के गंभीर मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए कोई इकदाम उठा सके। सो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको चाहिए कि वो जरा एक ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचें, इस मसले के ऊपर देखें कि मुल्क को क्या मसाइल दरपेश हैं। और एक जो स्टेप जो नहीं लिया उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया, बल्कि जो स्टेप लिया वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है, वो ये है कि जो अवाम का मैंडेट है उसको रिस्टोर करें, और जिनको वोट मिले हैं उनके वोट का हक तस्लीम करें, और उनको जो इक़्तिदार है वो उनको मुंतकिल करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई और आप यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इन पीटीआई के अलावा भी आपके पास इन्फॉर्मेशन का मुझे पता है ठीक-ठाक सर्कल है। खान साहब के सरप्राइज़ का भी ज़िक्र हो रहा है एक। अभी नून लीग हुकूमत लेने को तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी है वो भी बैक ऑफ कर रहे हैं। कोई भी इन हालात में, जो मईशत के हालात हैं, ये इनसे नहीं सँभाले जाएँगे, ये भी जानते हैं, मैंडेट भी नहीं है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में सरप्राइज़ जो है जिसकी बात है, क्या तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है? आप लोग वफाक में, पंजाब में और केपी में हुकूमत बनाएँगे या आप लोग अपोजिशन में बैठेंगे? देखिए, केपी में तो हम हुकूमत बनाएंगे, पंजाब और सेंटर में हमने कहा है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। खान साहब कोई कमजोर हुकूमत नहीं बनाएंगे, खान साहब वल्नरेबल हुकूमत नहीं बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमारा मैंडेट रिस्टोर किया जाए, अवाम का मैंडेट रिस्टोर किया जाए। अगर वो मैंडेट रिस्टोर होता है तो हम 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास आ जाएगी, 180 प्लस सीट्स हमारे पास आएंगी सेंटर में, और हम उसके बाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, और वो ऐसी हुकूमत होगी जो कि डिलीवर कर सकेगी। यही सिचुएशन पंजाब हुकूमत में भी है। सो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है दैट द जेन्युइन मैंडेट ऑफ द पीपल शुड बी रिस्टोर्ड टू द कैंडिडेट्स जिनको वोट डाले गए हैं। उसके बाद आगे देखा जाएगा स्टेप तक। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त जो फैसला है वो ये है कि इन हालात में हम ना सेंटर में हुकूमत बनाएंगे ना पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। ग्रेट, ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तो बल्कि ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि सब लोग अभी तक समझ रहे थे कि 88% तक कुछ ऐसी बातचीत चल रही है कि आपको अगर खोई हुई नशिस्तें वापस मिल जाए, मैंडेट वापस मिल जाए, आपको कुछ जो 8, 10, 15 नशिस्तें जो देने का इनका लग रहा है सिस्टम, तो शायद हुकूमत आप बनाएं। लेकिन ये आपकी बात इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके अलावा सर अभी जो इत्तेहाद हो रहे हैं, मतलब आपके अलायंसेस बन रहे हैं, जैसे अभी फजल रहमान साहब के साथ मीटिंग्स हुई, फिर जमात इस्लामी के साथ हुई, एमडब्ल्यूएम के साथ हुई, मखसूस नशिस्तों का मामला है। तो इस सारी सूरत हाल में पहले तो ये बताइए, जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं, असद कैसर साहब मिल रहे हैं, तो क्या ये इनफरादी हैसियत में मिल रहे हैं या इमरान खान साहब की हदायत पे मिल रहे हैं?
देखिए, वो इमरान खान साहब को जब मैं मिला हूँ तो उनको तो पता ही नहीं होता कि कौन आ रहा है कि कौन नहीं आ रहा है। वो तो सिर्फ जब उनको पता चलता है कि ये शख्स आए हैं तो फिर उनके साथ वो मुलाकात करते हैं। तो ये इनफरादी नहीं नहीं, हैसियत में तो असद कैसर साहब की जो फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई या दीगर जमातों से, ये मैंडेट खान साहब की तरफ से या उनका इनफरादी जो है मामला ये? देखिए, मेरी असद कैसर साहब से बात नहीं हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनफरादी हैसियत में ये सब काम करेंगे। लाजमी बात है कि उनको किसी किस्म की कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी गई होगी जो कि उन्होंने ये बात की है। लेकिन चूंकि मैं जाती तौर के ऊपर अभी उनसे नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कोई डिसाइसिव कमेंट जो है वो करने की पोजीशन में नहीं हूँ जी। तो पार्टी की लेकिन सर पोजीशन नहीं ऑन है द इस तरह फेस की? ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, इतने सीनियर कारकुन जो हैं पार्टी के, वो पार्टी के मफाद में ही बात करेंगे। वो पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही काम करेंगे जी। तो पार्टी सर और कोर कमेटी में ऑफ कोर्स डिस्कस तो होता होगा ये चीजें, तो उसमें कोई ऐसा डिस्कशन हुई इस तरह की? ये डिस्कशन अभी तक नहीं हुई है जी। जी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा सर अभी जो अगर देखा जाए तो बाकी जो अलायंसेज हैं आपके, एमडब्ल्यूएम के साथ था मखसूस नशिस्तों पे, अगर आप अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं तो क्या फिर ये मखसूस नशिस्तें आपको जरूरत होंगी? देखिए, मखसूस नशिस्तें इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत बड़ी तादाद है उन नशिस्तों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमसे हमारा सिंबल जो है वो छीना गया था, तो इसलिए अब हमारा वो क्लेम जो है वो उनके ऊपर नहीं बन रहा। लेकिन हमारे पास एक प्रेसिडेंस है 2018 का, जबकि हमने अपनी एक जो लिस्ट थी वो नहीं भेजी थी, लेकिन हमने इलेक्शन होने के बाद क्लेम की थी वो, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें दे दी थी हमारी नशिस्तें। तो हम उस प्रेसिडेंस को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी पार्टी में चले जाते हैं फिर तो उनकी जो क्लेम है वो ऑलरेडी मौजूद होगा, सो वो हम उस क्लेम उनके थ्रू उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी निश्चित जो है वो क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाते, जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि केपी में हम पीटीआई का इंटरेस्ट जो है उसको प्रमोट करेंगे, हम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो फिर यह है कि हमें वो जो 2018 का प्रेसिडेंस है उसको इस्तेमाल करके हमें अपना जो क्लेम है वो लॉन्च करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम अदालत पे जाके क्लेम करेंगे उसको। तो सारी बात जो है वो शायद अदालत में ही जाके खत्म हो। बिल्कुल सही। अच्छा सर, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, बल्कि कंफ्यूजन बहुत बड़ी है कि एक तरफ जो साहिब इक़्तिदार, आपको पता है सहूलतकार जो मतलब फैसिलिटेटर्स भी हैं और डिसीजन मेकर्स भी हैं, वो एक तरफ है, एक तरफ अवाम है और आप लोग हैं। अब दरमियान में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि इधर से अवाम आपके साथ है, इधर से वो लोग मानने को तैयार नहीं। तो ये सिचुएशन किधर जाके खत्म होगी? मेरा ख्याल है जी, बेटर सेंस विल प्रिवेल। सभी मेरी जाती राय है और मेरी जाती ख्वाहिश भी है कि सैनिटी शुड प्रिवेल। और मेरा ख्याल है जो ज़मीनी हकायक हैं उनका मुशाहिदा करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और उसको समझने के बाद उसकी बेसिस के ऊपर फैसले करने चाहिए जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हों। इस वक्त जो है वो अवाम जो है वो, मैं कहता हूँ, मैंने लिखा था कि अवाम ने सिर्फ बोली नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट स्पोकन, इट हैज़ एक्चुअली रोड कि जी हम पीटीआई के साथ हैं और हुकूमत बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के पास है। तो इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं जो कि पावर व्हील्ड कर रहे हैं इस वक्त, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये जो ग्राउंड सिचुएशन है इसको समझें और उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़े, क्योंकि और कोई चीज़ जो है इससे हट के वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कबूल होगी। और जो मुझे डर लगता है, और आज की जो सिचुएशन है जो कि आपने खुद भी डिस्क्राइब की है सड़कों के ऊपर, अब दो शुक्र है खुदा का कि पीसफुल है बिल्कुल, लेकिन यह है कि ये सिचुएशन जो है ये चेंज भी हो सकती है। अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया गया, बहुत ज़्यादा इसको देर तक इसका फैसला ना किया गया, तो फिर जो रेस्टिवनेस है वो बढ़ के खुदा न ख्वास्ता कोई और डायरेक्शन ना उसमें डायरेक्शन में ना मूव करे। सो वक्त बहुत कम है। मैंने अभी ट्वीट भी किया था, उसमें भी मैंने लिखा है कि जी वक्त बहुत कम है और फौरी तौर के ऊपर उनको सर जोड़ने चाहिए और रियासत और कौम के मफाद में जो फैसले हैं उनको फौरी तौर के ऊपर करना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं इसमें उन्हें कहा भी है, मैंने कहा कि जी सिंपल सी आपको रिस्टोर करें, मैंडेट को अपनी ओरिजिनल जेन्युइन हालत में रिस्टोर करें, तो वो मसले का हल है और कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन सर उन्हें खतरा है, अगर मैंडेट रिस्टोर हो, आप पावर में आए, खान साहब वापस आए, तो फिर कहीं 2 साल के सारे केसेस ना शुरू हो जाए। आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसमें तो फिर 2 साल के केसेस भी आएंगे। अशरफ शरीफ का मामला भी आ सकता है, साइफर का मामला भी आ सकता है, खान साहब पे कातलाना हमला, जिले शाह, पूरी लिस्ट है। तो क्या आप वो सब चीजों से बैक ऑफ करेंगे? कोई मीडिया बीच में कोई मिडल ग्राउंड ढूंढेंगे, या खान साहब तो अटल हैं कि रूल ऑफ लॉ चलेगा? तो फिर तो देखिए, मुश्किल हो अली जाएगा। मोहम्मद खान साहब मिलने गए थे और खान साहब ने उनको मैसेज दिया था कि जी देखिए, हम इक़्तिदार में आएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इक़्तिदार में आएंगे और हम हम जो रियासत मक्का जो है उसकी बेसिस के ऊपर चलेंगे। इन एडिशन टू दैट
उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी बात की है जो कि साउथ अफ्रीका में बना था। जी और वो कहा था जी कि ये जो हमारी जो अप्रोच होगी वो फ्यूचरिस्टिक होगी, आगे बढ़ने की होगी। ये मुल्क जो है ये किसी किस्म का फसाद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये उनकी डायरेक्शंस आई हैं। और ये मैंने पहले भी एक दफ़ा मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि ये जो हीलिंग द नेशन है ये हमारे मैनिफेस्टो का भी एक चैप्टर है, उसका भी हिस्सा है। तो हम उसी की बेसिस के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जहां तक रूल ऑफ लॉ का सवाल है, देखिए सभी वो एक ऐसी चीज है जिसके बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर आपने रियासत में डिवीजन रखना है कि ये अमीर आदमी है, ये पावरफुल आदमी है, इसके ऊपर तो लॉ अप्लाई नहीं करता, और ये गरीब आदमी है, ये कमजोर आदमी है, इसके ऊपर लॉ अप्लाई करता है, तो इस तरीके से रियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ना ही ये इस्लामी रियासत का कॉन्सेप्ट है। आपको याद होगा कि हमारे जो खुलफाए राशिदीन थे, उनको भरी पब्लिक में उनको सवाल किए जाते थे। हजरत उमर की कहानी आपको याद होगी कि वो कोई कुछ कपड़ा मिला और वो उनसे वो एक उन्होंने अपना लिबास पहनावा था जी, लिबास बिल्कुल बना के पहना। तो लोगों ने कहा जी कि हमारा तो वो लिबास नहीं बना, आपका कैसे बन गया? तो बिल्कुल उन्होंने सही। बताया कि मेरे बेटे ने अपना हिस्सा जो चादर था दी है, वो मुझे दिया था, तो वो मैं बना था। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो अगर बिल्कुल आपने इस्लामी रियासत का कॉन्सेप्ट लेके आगे चलना है तो उसमें तो फिर सब बराबर है। वो खुदा के हजूर तो बराबर ही है, सब कुछ है, लेकिन ये अवामी अदालत जो है, यहाँ जो दुनिया की अदालत है उसमें भी बराबर होना पड़ेगा। तो उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो वो क्यों डरते हैं? और अगर जुर्म किया है तो उसका भी रास्ता है। अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है तो फिर ट्रूथ तो बोलना पड़ेगा ना, सच बोले, माने कि ये हुआ है, और उसके बाद आगे का रास्ता निकाला जाएगा। देखिए बिल्कुल सजाएं जो है वो शायद आगे का रास्ता ना निकाले। बिल्कुल। आपको अभी कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी एग्जांपल है सर उसकी। आप देखिएगा, आपको माशरे को इकट्ठा करना है, आपको रियासत को मजबूत करना है, और वो यूनिटी एंड हार्मनी के थ्रू ही होगा। सो रास्ते बिल्कुल निकलेंगे। खान साहब जब जो मैं जानता हूं वो अपने जेहन में कोई इस किस्म की बात कभी रख ही नहीं सकते। ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन टू डू इट दैट ही शुड बी लुकिंग फॉर रिवेंज और समथिंग लाइक दैट। नो, नॉट बिल्कुल एट ऑल। सो ये इसकी बेसिस के ऊपर फैसले नहीं होने चाहिए रियासत के। रियासत बिल्कुल के इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर फैसले होने चाहिए रियासत के। बिल्कुल, आप लोग सब बड़ी सेंसिबल बात करते हैं और मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि यू आर वन ऑफ द लॉयल पर्सन इन पीटीआई। खान साहब के मतलब करीबी दोस्तों में से भी हैं। अभी बहुत से लोग जो है वो आपके इस स्टांस की वजह से, क्योंकि आप बात करते हैं सेंसिबल, जो बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती, वो समझते हैं कि पीटीआई में अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन्हें रॉन्ग नंबर भी कहा जाता है, जो कहते हैं जी डरते हैं शायद, ये हमें एहतजाज नहीं करने देते, बाहर नहीं आने देते। तो अभी क्या पीटीआई के अंदर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकते हैं? या कुछ ऐसे हैं जिनकी अभी वुकला या सियासतदानों के दरमियान कोई इख्तलाफात की खबरें भी हैं? तो इस तरह के कुछ मामलात हैं छोटे-मोटे? दो बातें आपने की है सभी साहब, जी, जी, दोनों का 2 अलग-अलग जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले तो इख्तलाफ की बात होती है पार्टी के अंदर, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए घर में 4 फर्द हों, 6 फर्द हों, तो आपको पता है वहां भी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल, एक ह्यूमन ट्रेट है जिसमें कि आप अपने आप को जब एक्सप्रेस करते हैं तो इख्तलाफ हो सकता है। सो मैं ये पैदा बात, ये कहना कि जी पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं होगा। लेकिन ये कि हम आप एक्सप्रेस करते हैं, खान साहब ने जो कल्चर डेवलप किया पार्टी में, उसमें पूरी हमें परमिशन होती थी, हमें इंकरेज किया जाता था कि आप बात करें, तो हम बात करते हैं। लेकिन कोई लड़ाई नहीं है, इख्तलाफ है लेकिन कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है जी। राइट, ये एक बात है। दूसरी बात है कि जी जो मैं कि कोई बिका हुआ है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, सभी, मेरी आदत नहीं है कि मैं उंगली किसी के ऊपर पॉइंट आउट करूं, और ना ही जाहिर मुझे पता है, दिलों के हाल मैं नहीं जानता, वो सिर्फ खुदा की जात जानती है। बेशक। मैं नहीं कहूंगा कि जी ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन हम सब इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे पॉलिसीज बनती हैं, इकट्ठे चलते हैं। सो कोई ऐसा इश्यू नहीं मुझे नजर आता कि हम लोग किसी के ऊपर उंगली उठाएं। अभी सर डॉक्टर मईद पीरज़ादा साहब, हालाँकि बड़े आपको पता है अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीब-सी बात की। उन्होंने कहा आपके जो इजलास होते हैं कोर कमेटी के, उसमें एक आर्मी के ऑफिसर भी होते हैं, जो हर वक़्त मौजूद होते हैं, हर एक लीडर के। क्या ऐसा इसमें कुछ ऐसी सच्चाई है? वो कोर कमेटी के इजलास में कहाँ आर्मी के कर्नल साहब कहाँ बैठे होते हैं? वो मुझे ये नहीं समझ आई। कोई से कल भी मेरी बात हुई है, तो वो मुझे मेरे इल्म में था ये, तो मैंने उन्हें कहा यार ये क्या है? तो वो जो बात कर रहा था मैं उससे बेसिकली एग्री नहीं करता, मैंने उसे कहा भी है।
कि इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लोगों के किरदार के ऊपर आप लोग अगर एक सवालिया निशान उठा देंगे या लोगों को इस तरीके से आप एड्रेस करेंगे या उनकी कोई व्हेन यू कास्ट aspersions ऑन देयर कैरेक्टर, तो आई थिंक ये मामला ठीक नहीं होता। बाकी ये है कि जी हम सब की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, उसके मुताबिक हम कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टी में, और सब लोग कर रहे हैं माशाल्लाह अपनी पूरी सख्त के साथ, पूरी पैशन के साथ कर रहे हैं। तो ये मैं आई वुड नॉट मुझे लाइक। भी बड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने हाँ सोचा जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आई वुड नॉट। यू आर बोल्ड इनफ टू आंसर, हाँ मुझे जी, पता था जी। हाँ, तो तो आई अच्छा वुड रऊफ नॉट। साहब, अब अभी ये मामला सारा सारा आखिर में सब आप अगर करें, तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है अभी जो ये इस वीक में जो बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, आपकी जो प्रेडिक्शंस है, आपकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, वो क्या है कि अब क्या होने जा रहा है और किस तरह मतलब चीजें अनफोल्ड होंगी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जिनका मैंडेट चोरी किया है वो मिलना चाहिए वापस, उसके बगैर चारा नहीं है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा, उसके बगैर मुल्क जैम हो जाएगा, बिल्कुल। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, शायद ये भी हो कि कुछ स्ट्रीक का वायलेंस जो है वो दोबारा से आ जाए। वी डोंट वांट अ रिपीट ऑफ May 9 पे। जो लोग हैं वो चार्ज्ड हैं। जिस तरीके से आज जिस तादाद में और जिस पैशन के साथ वो बाहर निकले हैं, मेरा ख़्याल ये बड़ा विज़िबल है। दूसरी बात यह है कि जी रियासत के जो जो गलत काम किए थे, वो रियासत अंदर से ये जो एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भी है जिन्होंने ये सारे काम कराए थे, उसमें रियासत के इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन है, सारा कुछ है। तो ये अंदर से अब एक लावा जो है वो फट रहा है। तो ये कमजोर हो गए, ये तमाम लोग कमजोर हुए। अब आगे का रास्ता, जो आपका सवाल बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैं पहले भी थोड़ी देर पहले भी आपसे अर्ज किया, लफ्ज इस्तेमाल किया सैनिटी, कि एक सैनिटी जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए। जो हकायक हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, और अपनी गलतियों का अगर आप कन्फेस नहीं भी करना चाहते तो कम से कम अपने अंदर ये समझें कि आपसे गलती हो गई है, तो उसका जो है उसका जो रेमेडी है वो तलाश करें, वो आगे बढ़ें। और वो रेमेडी बड़ी क्लियर है कि अगर आपने मुल्क में जमहूरियत रखनी है, अगर आपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी, तो आपको जो लोगों का मैंडेट है वो रिस्टोर करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ दोज पीपल जिनको उन्होंने वोट डाला है। और जिस बोहतात में करप्शन हुई, सॉरी, ये जो हुई है, जो इन्होंने रिगिंग हुई है, जिसका जिक्र आप कमिश्नर साहब ने भी किया है कि 70 हजार वोट की जो बढ़तरी थी उसको हमने शिकस्त में कन्वर्ट किया है। दैट मीन्स के जी एक सीट के ऊपर लाख लाख वोटों का जो है हेर फेर किया गया। तो दिस इज, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की इलेक्टोरल तारीख का सबसे बड़ा डाका है, सबसे बड़ा डाका बाय फार। तो बिल्कुल, ये वो सब हकीकत है। इसको अंडू करना पड़ेगा, जी। इसके हम बगैर लोग चार सोचा कर जी, हम लोग सोचा करते थे कि ये अगर 1 लाख की लीड को 10,000 कैसे करेंगे ना, तो ज़ीरो मिटाने पड़े ना, सचमुच में मिटा दिए ज़ीरो। अच्छा, लेकिन रऊफ साहब आखिर में अगर फ़र्ज़ करें ये सब कुछ जो आपने कहा, ये तो आइडियल सिचुएशन, अगर ये नहीं होता तो तहरीक-ए-इंसाफ मतलब अपना जो बैटल जारी रखेगी ये। कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे हैं जी हकायक, हमारे हकूक, हमारे लीगल हकूक हैं, फिर हमारे पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे पास पीसफुल प्रोटेस्ट का। हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपने हकूक की जंग जो है उसको जारी रखेंगे, लेकिन वो हकूक की जंग जो होगी वो हर सूरत में पुरअमन रहेगी। ग्रेट सर, यही सर आपका मैसेज पीटीआई का जो पुरअमन जो है बड़ा बेहतरीन है, और यही हम अपने प्लेटफॉर्म से भी सबको बताते हैं कि पुरअमन एहतजाज। रऊफ साहब, आई रियली आई एम ग्रेटफुल कि आपने अपना टाइम दिया इस थैंक बिजी यू, स्केड्यूल में। थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक सर, आई रियली थैंक यू, अप्रिशिएट। थैंक यू थैंक सर। यू।